हेलो। इस वीडियो में फिर आपका स्वागत है। इसमें पोषण आहार एवं स्वच्छता से संबंधित 25 बहुविकल्पिक प्रश्न हैं, जिनमें 4-4 विकल्प दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रश्नों का सही विकल्प या सही उत्तर कौन सा है और क्यों है, और बाकी के विकल्प गलत हैं तो वे क्या हैं और क्यों गलत हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा। तो कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की क्रियाशीलता पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा होती है। सामान्यतया वो घरों में दिन भर उनके पास काम रहता है, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा रहती है, तो उनमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कुपोषण या माल न्यूट्रिशन के कारण होने वाला रोग। तो विभिन्न प्रकार के तत्वों, पदार्थों और विटामिन्स वगैरह की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के अंतर्गत आती है। इसमें क्वाशरकोर बीमारी है, जो प्रोटीन की कमी से और एनर्जी की कमी से होती है। दूसरा घेघा है, वो आयोडीन की कमी से होती है, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होती है। तीसरा है रिकेट्स, जो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होती है। तो ऊपर के तीनों जो बीमारियां हैं वो किसी न किसी कुपोषण के चलते हैं, किसी न किसी तत्व या पदार्थ के भोजन में न होने से होती है, इसलिए उत्तर उपरोक्त सभी होगा। सही उत्तर अति पोषण जनित बीमारी है। कभी कभी हम आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जो हमारे खर्च है, उससे हम ज़्यादा भोजन जब करते हैं तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमारे शरीर में बीमारी लाती है। तो अति पोषण जनित बीमारी है। इसमें मोटापा या ओबेसिटी, ज़्यादा खाने पे मोटे हो जाएंगे। मोटा होना अपने आप में एक बीमारी है। आलस्य तो होना ही है, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम्स, या शरीरीय सक्रियता हमारी कम हो जाती है, थायराइड का प्रॉब्लम, कई बीमारियां जुड़ी होती हैं सीधे हमारे मोटापा से। और यह बीमारी आवश्यकता से अधिक खाने के कारण होता है। जितना हम खाते हैं उतनी एनर्जी खर्च नहीं कर पाते, इसलिए होता है। बाकी ऊपर की जो 3 बीमारियां हैं, रक्त अल्पता, वो आयरन और फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन की कमी से होती है, जिसको ब्लड की कमी होती है उसको एनीमिया बोलते हैं या रक्त अल्पता बोलते हैं, या सीधे आयरन की कमी से जुड़ी बीमारी है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से जुड़ी बीमारी है। और हीमोफीलिया वंशानुगत बीमारी है, जिसमें खून जमता नहीं है। तो ऊपर के तीनों बीमारियां अति पोषण से जुड़ी नहीं है, ओवर न्यूट्रिशन से जुड़ी नहीं है। केवल आखिरी जो ऑप्शन है मोटापा या ओबेसिटी, ये है सही उत्तर, जो अति पोषण के कारण होता है। इसके बाद रक्त, ब्लड के जमने का संबंध किस विटामिन से। तो हम जानते हैं विटामिन के जो होती है, नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं, वो हमारे ब्लड के थक्का बनने से जुड़ा विटामिन है। तो हम इससे जान लें कि खून के जमने में विटामिन के की भूमिका होती है। बाकी के ऊपर के तीनों विटामिन का इससे कोई संबंध नहीं है। संतुलित आहार, संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है। संतुलित आहार लेने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हम स्वस्थ रहेंगे तो सारी क्रियाएं, मानसिक, भौतिक, सभी तरह का स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। हम अच्छा सोचेंगे, विचारेंगे, कार्य करेंगे, हमारी कोई बीमारियां नहीं आएगी और हमारा जीवन बिल्कुल अच्छा होगा। और इसमें सही उत्तर है स्वास्थ्य ठीक रहता है। नीचे के 3 उत्तर, भूख नहीं लगना, संतुलित आहार इसलिए नहीं लेते हैं कि भूख न लगे, और इसलिए नहीं लेते हैं कि नींद नहीं आए और शरीर शांत रहे, बल्कि स्वास्थ्य ठीक रहे, ये सही उत्तर है। रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसको बोला जाता है उपचारात्मक आहार या रिमेडियल टीचिंग। डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इस बीमारी में क्या खाने से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर सिंपल डाइट, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, ये सही उत्तर नहीं है। तो यहाँ उपचारात्मक आहार हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुरूप या अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है, मतलब इनकम्प्लीट जब हम पोषण लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कुपोषण कहते हैं। अपर्याप्त पोषण नहीं कहते हैं, सुपोषण नहीं कहते हैं, अल्प पोषण नहीं कहते हैं, बल्कि उसे हम कुपोषण या माल न्यूट्रिशन कहते हैं। सुपोषण तो वो है कि जो हमारी ज़रूरत है हम उतना भोजन लेते हैं, उसको बोलते हैं। इसके बाद दोपहर, यहाँ गलती से र छूट गया है। दोपहर ब्रेकफास्ट के भोजन में
लेना चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए। तो यहाँ दोपहर के भोजन में हमको सब्जी दाल रोटी लेनी चाहिए। सुबह के भोजन में हमें फल, सलाद या हल्का नाश्ता जिसमें पनीर है, अंडे है, इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। और रात के भोजन में हल्का भोजन हम लेते हैं, लेकिन दोपहर के भोजन में पर्याप्त भोजन, सब्जी दाल रोटी ये सब चीज़ें हों पर्याप्त मात्रा में, और दोपहर में ही अच्छे से भोजन करना चाहिए। ये 9वां प्रश्न है, परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है। तो परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, भोजन के लिए कितना धन प्राप्त होता है। इसके बाद गृहिणी के पकाने और पाक कला, कैसे पकाना है, कैसे धोना है, किन चीज़ों को किस ढंग से पकाने पर उसमें के न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होते, इस पर भी निर्भर करती है। और गृहिणी के भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी, उसे नॉलेज रहेगा तो उस चीज़ों की व्यवस्था वो कर लेगी। तो ऊपर के जितनी चीज़ें हैं सब पे निर्भर करती हैं, यानी उत्तर होगा उपरोक्त सभी। रात्रि के भोजन में क्या लेना चाहिए, तो ऑप्शन है चाय, समोसा, पापड़, ये तीनों गरिष्ठ भोजन है, इसको नहीं लेना चाहिए, ये नुकसान करते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आहार आयोजन, हम प्लान कैसे करते हैं अपने आहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। तो हमारा आहार आयोजन निर्भर करता है हमारी आयु पर, हमारी अवस्था पर, हमारी क्रियाशीलता पर, और हम किस ढंग के काम में संलग्न हैं, ये मौसम पर भी निर्भर करता है। लेकिन नीचे के जो ऑप्शन है, संप्रदाय, आपके धर्म जाति पर ये निर्भर नहीं करता है। व्यवसाय, आपके व्यवसाय बिजनेसमैन हैं कि रोजगार करते हैं कि कृषि करते हैं, इस पे प्लान निर्भर नहीं करेगा। और न कि आपकी पद प्रतिष्ठा पे निर्भर करेगा कि आप डीएम हैं कि एसपी हैं कि टीचर हैं कि प्राइमरी टीचर हैं, इस पे भी निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा एज के अकॉर्डिंग। शिशु को हम दूध देते, शिशु को हमारा प्लान करते हैं, बालक का प्लान करते हैं, प्रौढ़ और किशोर का प्लान करते हैं, वृद्ध लोगों के आहार का प्लान करते हैं। तो ये आयु पर निर्भर करता है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, इसमें लिखा गया तत्व नहीं है। तो आहार आयोजन निर्भर करता है आयु पर, रुचि पर, लिंग पर, और हमारी क्रियाशीलता पर, मौसम पर, अवस्था पर, बीमारी पर, इन सारे चीज़ों पर। लेकिन स्टडी पे निर्भर नहीं करता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, इस आधार पर आपका भोजन वो निर्भर नहीं करेगा। तो पहला उत्तर होगा कि अध्ययन पर ये निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आहार आयोजन जब हम करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो मौसम का ध्यान रखेंगे, उसके हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उसके आयु का ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद फंक्शन में, किसी फंक्शन में हम क्या प्लान करते हैं कि जो हमारे यहाँ लोग भोजन करें उनके लिए भी अच्छा रहे। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मटर पनीर, सूप, दाल चावल और सब्जी रोटी। तो हम जानते हैं सब्जी रोटी चावल दाल तो अपने घर हम डेली खाते ही हैं, और सूप से हमारा काम चलेगा नहीं, इसलिए मटर पनीर यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो मटर पनीर ही फंक्शन में सबसे अच्छा रहता है। इसके बाद आहार आयोजन में से अभिप्राय क्या है, हम क्या समझते हैं कि ये मील प्लानिंग है क्या। तो ये है परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन को प्लान करना, पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन का प्लान करना, परिवार के रुचि के अनुसार भोजन का प्लान करना, परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार प्लान करना, परिवार के लोगों के हेल्थ के अनुसार प्लान करना, परिवार में जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं उनके अलग अलग लोगों के हिसाब से इसका प्लान करना। तो यहाँ उत्तर उपरोक्त सभी होगा। हमें शीघ्रता से ऊर्जा किस तत्व से मिलती है, हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जिसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, जितनी अनाजें हैं, चीनी है, गुड़ है, ये स्रोत है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है तुरंत। इसीलिए एग्जॉस्ट होने पर खिलाड़ी को तुरंत ग्लूकोज घोल के दिया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है, तो उससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। इसके बाद भोजन में शारीरिक वृद्धि करने वाला तत्व कौन सा है, हम जानते हैं भोजन में शारीरिक वृद्धि करने वाला जो तत्व है वो प्रोटीन है। प्रोटीन से हमारा शारीरिक वृद्धि होती है। यहाँ चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन प्रोटीन है। इसके बाद शरीर की बीमारियों से रक्षा करता कौन है, मैंने बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं
सक्रिय तब होते हैं जब उनसे कोई ना कोई विटामिन जुड़ जाती है। तो यहाँ विटामिन की कमी से तमाम तरह की बीमारियां शरीर में होती है। तो विटामिन जब हमारे शरीर में रहते हैं तो ये हमारी रोगों से रक्षा करता है। फिर भोजन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भोजन में ऊर्जा के स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। अभी मैं जिक्र किया था, कार्बोहाइड्रेट अनाजों में, चीनी, गुड़ में पाई जाती है। यह ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है हमारे भोजन में। इसके बाद 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? तो 9.1 कैलोरी इसमें ऊर्जा रहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। तो आंतरिक क्रियाएं नियंत्रित कौन करते हैं? एंजाइम्स। और एंजाइम्स को सक्रिय कौन बनाते हैं? तो विटामिन्स और खनिज लवण और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो ये तीनों जो ऊपर तीनों हैं, ये तीनों हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं को, सेल कोशिका के स्तर पे होने वाली चया उपचय की क्रियाओं को, यानी मेटाबॉलिज्म को, और ये हार्मोन्स की सक्रियता को, सबको नियंत्रित करते हैं ऊपर के तीनों, विटामिन्स, खनिज लवण और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकता पूरी करने की सामर्थ्य होती है, उसे कहते हैं संतुलित आहार। जिसमें हमारे शरीर की जो आवश्यकता ऊर्जा की है, जो पोषण की जरूरत है, जो वृद्धि की जरूरत है, जो स्वस्थ होने की जरूरत है, इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके जो आहार प्लान किया जाता है, लिया जाता है, उसको हम कहते हैं संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। अब इसमें हेल्दी डाइट, कंप्लीट डाइट, स्मॉल डाइट इसमें उत्तर सही नहीं है। संतुलित आहार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार को किस आधार पर तय किया जाता है? तो ये भी तय किया जाता है स्वास्थ्य के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, मौसम और जलवायु के आधार पर, आयु के आधार पर, अवस्था के आधार पर, लिंग के आधार पर। तो इसमें उत्तर जो है उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि ऊपर वाले जो स्वास्थ्य है, क्रियाशीलता है, मौसम या जलवायु है, इन तीनों के आधार पर तय किया जाता है, किसी एक के आधार पर नहीं किया जाता है। इसलिए उत्तर सही होगा उपरोक्त सभी पर। इसके बाद अगला प्रश्न, संतुलित आहार के अवयव हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, लिपिड भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो यहाँ उत्तर उपरोक्त सभी अच्छा उत्तर है, सही उत्तर है। इसके बाद एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कई तरह के हैं, लेकिन सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट हमारा सेलुलोज है, जिसको हम लोग पचा नहीं पाते हैं। लेकिन जो जानवर हैं, जैसे गाय हैं, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, ये जो खाते हैं शाकाहारी घास और पेड़ पौधों की पत्तियों, तनों को खाते हैं, ये सेलुलोज को पचा लेते हैं। हमारे शरीर में वो जो बैक्टीरिया होता है इसको पचाने वाले, वो नहीं पाया जाता है उतनी मात्रा में, इसलिए हम सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। और वो अंग जो पचाने वाला, उसको हम बोलते हैं क्रीमी रूप परिशेषिका, जिसका वो हमारे शरीर में निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो हमारा ये होगा कि सेल्यूलोज। जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है सेलुलोज। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना इसे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।